नमस्कार। ज्ञान विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 जो चीज है आपकी उसका काव्यखंड। आज है हमारा अध्याय नंबर 13 जिसका हमने कल उसके जो कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत उनका परिचय और कुछ ग्राम शैली की कविता की थी। मैंने आपको बताया था जो सुमित्रा नंदन जी पंत है वो ग्राम की जो शोभा है उसका वर्णन किया है। किस प्रकार गांव में हरियाली फैली हुई है, तो सूर्य की किरणें हैं वो किस प्रकार उज्जवल चांदी के समान अपनी चादर बिछाई हुई है। किस प्रकार जो अरहर है सेनई है उनकी फलियां हैं जो गर्दनी के समान हमें नजर आती है। और ये हमें सब्जियों के भी लहलाने की बातें बताई गई थी। आज बाकी बची कविता है उसका हम अध्ययन करेंगे और साथ में प्रश्नोत्तर भी। तो शुरू करते हैं। आज हम हमारी जो बची हुई कविता है उसकी। तो पीले मीठे अमरूदों को अब लाल लाल चुतियां पड़ी है। जो पीले मीठे अमरूदों को तात्पर्य है कि अमरूद है वो पक गए हैं, पीले हो गए हैं, मीठे हो गए। और अमरूद जब पक जाते हैं तो उसके अंदर लाल लाल चित्तियां मतलब निशान पड़ जाते हैं। हम सभी जानते हैं अमरूदों के बारे में देखे हुए हैं। तो अमरूद पकने के बाद उसमें लाल लाल निशान पड़ जाते हैं। तो कवि कह रहा है कि पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ गई है। मतलब जो अमरूद है वो पककर तैयार हो गए हैं। पके हुए सुनहरे मधुर बेर और जो बेर की झाड़ियों के बेर लगे हुए थे वो भी पककर मीठे हो गए, मधुर हो गए हैं। अमली के तरु की डाल जड़ी और ये जो आंवले का वृक्ष है उस पर छोटे छोटे आंवले, आंवले मतलब छोटे छोटे आंवले लगे हुए हैं और इस प्रकार कतार में लगे हुए हैं जैसे कोई सोने में नग जरा हुआ हो। आगे लह ले पालक मह में धनिया, और पालक है वो लहला रहा है और धनिया है वो महक रहा है। तो पालक है वो जहाँ केरी में बना हुआ है वो लहरा रहा है और धनिया वो महक रहा है, खुशबू फैला रहा है। लौकी और सेम फली फैली, लौकी है और सेम की जो बेल है वो दोनों फैले रही है, फल फूल रही है, अपने फले दे रही है। लौकी और सेम की जो बेल होती है देखी होगी आपने, ये तो बेल एक प्रकार की होती है जो फूल तरीके से फैली हुई होती है, फिर उसमें फले लगते हैं। तो कहते हैं कवि जी कहते हैं कि लौकी और सेम की जो बेल है वो फैली हुई है। मखमली टमाटर हुए लाल, और टमाटर हुए जो मखमल के समान कोमल होते हैं, तो मखमली टमाटर है वो भी पककर कैसे हो गए, लाल हो गए हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और जो मिर्चें हैं जो हरी मिर्चें हैं पौधे पर इस प्रकार लगी हुई है जैसे ऐसे लग रहा है जैसे हरी कोई थैली आई हुई हो या हरी कोई थैली भरी हुई हो। तो ये जो गांव की जो सब शोभा है उसका वर्णन कर रहे हैं। जैसे अमरूदों के बारे में बताया किस प्रकार पककर लाल हो गए, उसमें चित्तियां पड़ गई, चित्तियां मतलब उसमें लाल लाल धब्बे पड़ गए हैं। आंवले की बात बताइए, पालक की, धनिये की, लौकी की, टमाटर की और हरी मिर्च की। आगे हम देखते हैं आगे क्या कहते हैं। जो गंगा नदी का तट है, किनारा है, उसकी बातें बताई गई है। किस प्रकार उसकी सतरंगी रेत में सरफ के जैसे निशान पड़ जाते हैं, कैसे वहाँ तरबूजे लगते हैं, कैसे पिघला वहाँ रहता है। तो कुछ पक्षियों की बातें भी यहाँ बताइए। तो इसको देखते हैं। तो बालू के सांपों में अंकित गंगा की सतरंगी रेती, गंगा की जो सतरंगी रेत है मतलब 7 रंगों की, जो गंगा की नदी की किनारे की जो मिट्टी है उसको सूर्य की किरणें पड़ने के कारण वो कई रंग की नजर आती है, मतलब सतरंगी नजर आती है, इसलिए गंगा की रेती को सतरंगी कहा है। तो सतरंगी रेती पर जो निशान पड़े हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने सांप अंकित कर दिया हो। बालू रेत पर हवा के कारण इस प्रकार के निशान बन गए हैं जैसे किसी ने सांप बना दिया गया हो, अंकित कर दिया गया। आगे सुंदर लगती सरबत छाई तट पर तरबूजों की खेती, और गंगा नदी के किनारे पर जो तरबूजों की बेलें हैं वो फैली हुई है और उन पत्तों से ढके या पत्तों के नीचे बहुत संख्या में खरबूजे भी लगे हुए हैं। तो सुंदर सरपत जो बेलें हैं वो पूरी तरह छा गई है और उनके पत्तों के नीचे तरबूजे लगे हुए हैं। अंगुली की कंघी से मुगले कलंगी सवार से कोई, और जो बुगला है वो कम पानी में एक टांग पर खड़ा है ताकि उसका शिकार उसको मिल जाए, मतलब मछली उसको मिल जाए। और ऐसा लगता है कि दूसरे पैर से वो अपनी कलंगी संवार रहा हो, कलंगी को निहार रहा हो।
आगे तीरते जल में सुरखाव पुलिन पर मगरोटी रहती सोई के तीरते जल पर एकदम तट के किनारे पर एक सुरखाव एक पक्षी का नाम है जिसको हम चकवा भी बोलते हैं। चकवा नाम सुना होगा, चकवे को ही सुरखाव कहते हैं। तो तैरते मतलब कम जल के अंदर वो रह रहे हैं। जो गंगा नदी का किनारा है वहां पर कौन से पक्षी? सुरखाव पक्षी जिसको हम चकवा बोलते हैं। और दूसरा एक पक्षी होगा है पुलिन पर मगरोटी रहती सोई। मगरोटी भी एक पक्षी का नाम है जो शिकार वगैरह करते हैं। इसके मुर्गे के समान कुछ कुछ नजर आता है। तो यहाँ पुलिन मतलब जो गिल्ली मिट्टी है उस मिट्टी के अंदर एक ऐसा लग रहा है या ऐसा प्रतीक हो रहा है कि मगरोटी वहाँ सोई हुई है या आराम कर रही है। तो इसमें जो आपका ये अंतरा था उसमें गंगा नदी के किनारे पर पक्षियों की परंपरा किस प्रकार की, उसकी रेत की क्या स्थिति है और ये खरबूजों की खेती किस प्रकार है ये बताया गया है। अगली पंक्ति में हम देखते हैं तो अगली पंक्ति में संध्या का जो समय है या शाम का जो समय है उसमें गांव जो हरियाली का गांव वो कैसा नजर आता है वो बातें बताई थी। चलो देखते हैं। हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोई। जो गांव की हरियाली है वो बड़ी प्रसन्न है, हंसमुख है, क्योंकि गांव पर बाली आ गई है, चारों तरफ फसलें लहला रही है, तितलियां एक पक्ष दूसरे पक्ष पर उड़कर जा रही है। तो इस प्रकार का दृश्य से देखकर जो गांव की हरियाली है वो बड़ी प्रसन्न हो रही है, हंसमुखी हो रही है। आगे आपके आया हिम आतप। आतप का मतलब है क्या होगा? जो सर्दी की जो धूप होती है उसको आतप बोलते हैं। ठीक है, हिम का मतलब यहाँ बर्फ से है तो यहाँ हम इसको सर्दी से लेंगे। तो सर्दी की जो धूप है उसमें सुख से कुछ तो जैसे ऐसे लग रहा है असहाय हुए हो, कभी ऐसा लगता है वो सोई हुई हो। ठीक है, तो वापस सुन लीजिए। हिम आतप, सर्दी की जो धूप है उसमें ऐसा लगता है कुछ वो सोई हुई है या कुछ अलसाई हुई है। भीगी अंधियारी में निसी की तारक स्वप्नों में होए ओरे भीगी अंधियारी। अंधियारी मतलब रात, अंधेरी, निशी मतलब रात। जो अंधेरी रात है वो ओश की बूंदों से भीगी हुई। भीगी के यहाँ मतलब ओश की बूंदों से। तो रात में जो बारिश वगैरह होती है उस समय ओश आती है, तो हल्की हल्की बूंदे होती है, तो वो ओश की बूंदों से अंधियारी रात है वो भीगी हुई है। और जो ओश की बूंदे हैं वो कैसी लगती है? तारों के समान। तारक सपनों में से होए, ऐसे लगता है जैसे आकाश में तारे हैं, वो इस प्रकार के सपनों में वो खोए हुए हैं। जो बूंदे हैं उसकी उनकी उपमा किससे दी गई है? तारों को। कि रात्रि के समय ओष्म के कारण जो रात है वो अंधियारी है और उनकी बूंदे तो नजर आ रही है और तारे के समान नजर आ रही है और इस प्रकार के सपनों में वो खोए हुए। आगे है मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छन। गांव को मरकत डिब्बे सा बताया है। मरकत तो मतलब पन्ना, डिब्बे का मतलब डिब्बा खुला। क्या गांव ऐसा लग रहा है रात्रि के समय कि किसी पन्ने का डब्बा खोल दिया गया हो। पन्ना हरे रंग का होता है, तो हरियाली है पूरे गांव में। अभी आपको पहले आया था किस प्रकार फसल ले ला रही है। तो जो गांव है उसको मरकत डिब्बे का समान बताया है, क्योंकि रात्रि का जो समय है उसमें हरियाली छाई हुई है और ऐसे लगती है कि कोई पन्ने का डिब्बा खोल दिया हो, मतलब कोई मरकत का डिब्बा खोल दिया हो, इसलिए इसको ऐसा कहा गया है। आगे और उस डिब्बे पर जिस पर नबाचन, और ऐसा लगता है कि उस डिब्बे पर आसमान का आवरण लगा दिया गया हो या उस डिब्बे को नीले रंग से ढक दिया गया हो। आसमान का रंग नीला होता है और ये आसमान मतलब उस पर ढकना, तो ऐसा लगता है कि नीले आवरण से उसको ढका दिया गया हो। जैसे गांव का मान लीजिए दृश्य, पूर्ण तरह हरियाली है और ऊपर नीला क्या है? आसमान है। तो मरकत डिब्बा किसको बताया है? गांव को, जो हरियाली का है, और ये ऊपर है आसमान, तो उसको बताया है कि वो ढक दिया गया है। ऐसा लगता है कि डिब्बे पर उसका आवरण लगा दिया गया है। आगे निरूपम हिमांत में निधक शांत निध शोभा दे जन मन हरता। और ये कहते हैं कि इस शांत ठंडक में, हिमांत मतलब सर्दी का जाता हुआ समय,
मतलब बिल्कुल कम ठंड है, उस समय कोमल शांत है, लेकिन मतलब कोमल है, शांत है, और एक निज शोभा, अपनी खुद की बहुत ही सुंदर शोभा, जैसे ये गांव की जो हरियाली है उसकी बात की जा रही है, तो बहुत ही सुंदर शोभा है जो प्रत्येक जन की, प्रत्येक मनुष्य के मन को हरता है, प्रसन्न करता है, अच्छा करता है। ठीक है, तो हरता जनमन, जो गांव की सुंदर हरियाली है, शांत वातावरण है, कोमल बिल्कुल, और एक धूप है, वो सर्दी की अंत का समय है, और एक जो निज की खुद की शोभा है उस प्रकार बढ़ी हुई है, इसीलिए गांव के प्रत्येक मनुष्य के मन को हरता है। ठीक है, अब हम इनके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। कविता आपकी समाप्त हो गई है। प्रश्न उत्तरों में हम देखें तो पहला जैसे आपका क्वेश्चन है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा गया है? तो गांव के क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि जो गांव की हरियाली है वो प्रसन्न है, हंसमुख है। क्यों है? क्योंकि गांव में जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छा है, जो सूर्य की किरणें वो चांदी के समान नजर आती है, जो फसल है उस पर अमरूद पककर तैयार हो गए हैं, सेम की फली पककर जैसे लगता है करदनी बंधी हुई हो, सभी फसलें आलू गोभी बैंगन लहला रहे हैं, पालक लहला रहा है, धनिया महक रहा है, तो इस सब प्रकार के दृश्य से ऐसा लगता है, और जो सुंदर निशांत और शोभामान जो दृश्य लगता है गांव का, जिससे ऐसा लगता है कि वो प्रत्येक गांव के मनुष्य का मन को हरता है, अच्छा करता है, प्रसन्न करता है, खुश करता है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? जो आपकी कविता है ग्रामश्री, उसके कौन से मौसम की, कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है? जैसे हमारे भारत में 6 ऋतुएं होती है, गर्मी, सर्दी, वर्षा, वसंत और हेमंत और शिशिर। जो यहाँ ऋतु है वो शिशिर ऋतु का वर्णन किया गया है। ठीक है, कैसे? जैसे अरहर और से नहीं गाया था, तो ऐसी लगती है उनकी फलियां जैसे कोई घुंघरू बने हुए, करदनी बनी हुई हो, तो शिशिर ऋतु का वर्णन किया गया। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है तीसरा, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? अभी अभी आया है, जो गांव है शाम का समय का वर्णन किया गया है, तो शाम के समय में पूरे गांव में हरियाली छाई हुई है, और मरकत मतलब पन्ना, ऐसा लगता है कि पन्ने का डिब्बे को खोल दिया गया है, मतलब पूरी तरह पूरे गांव में हरियाली ही छाई हुई है, और पन्ने का रंग भी हरा ही होता है, इसलिए गांव को मरकत खुला डिब्बा सा उपमा दी गई या बताया गया है। और ऊपर से ये भी बोला गया है कि उस पर आवरण किसका लगा हुआ है? आकाश का, नीले रंग के आकाश का उस पर आवरण ढक दिया गया, इसलिए जो हरियाली है चारों तरफ हरे हरे रंग है, इसलिए ही गांव को मरकत डिब्बा सा खुला बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, अरहर और सेनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? पहले ही पंतरे में आपके आया था, जो कविता पढ़ी थी हमने, तो उसमें आया था कि अरहर और सेनई की जो फलियां है, उस पर जो फलियां लगी है वो ऐसी, कवि ने वर्णन करते बताया था कि ऐसी लग रही है जैसे मानो किसी ने घुंघरू वाली करधनी को धारण कर लिया हो या शोभायमान करे लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भाई कुछ भाव दिए गए उनको स्पष्ट कीजिए। जैसे पहला आपका है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती कहते हैं, इसका भावार्थ क्या होगा? कि गंगा की जो 7 रंग की रेत है, 7 रंग की जो रेती है, सूर्य की किरणें पड़ने के कारण मिट्टी चमकीली नजर आती है, 7 रंग की नजर आती है, और उस पर हवा के कारण ऐसा अंकित हो गया है जैसे ऐसे लग रहा है किसी ने सांप बना दिए गए या सांप अंकित कर दिए गए या सर्प बना दिए गए। इसी के नीचे एक और अंतर है, उसका आपको आशय पूछा गया है, जैसे हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। जो हरियाली है वो बड़ी हंसमुख है, प्रसन्न है, खुश है, और सर्दी की जो धूप है हिम आतप, हिम को मतलब बर्फ, आतप को मतलब सर्दी की धूप या धूप बोल सकते हो, तो सर्दी की जो धूप है उसमें ऐसा महसूस होता है या ऐसा लगता है कि कुछ वो अलसाई हुई है या कुछ सोई हुई है। तो ये इन दोनों पंक्तियों के आपके भावार्थ। तो आज हमने जो आपकी ग्रामश्री कविता थी उनको पूर्ण कर लिया है और साथ में प्रश्नोत्तर भी। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।